हाय एवरीवन। लॉ फॉर एवरीवन में आप सभी का स्वागत है। आज एक हम कानून के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है डिलिमिटेशन कमीशन। तो ये टॉपिक अभी क्यों न्यूज में आया, तो अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु में एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चालू कराया गया। इस सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तो वहां के जो नव विवाहित दंपत्ति थे उनको आशीर्वाद देने के लिए वहां के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन आए। जो लोग राजनीतिक जानकारी कम रखते हैं उनके लिए बता दूं कि M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी DMK है, द्रविड़ मुनेत्र कझगम, और वो एक बहुत ही योग्य और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके अखबारों में भी लेख छपते रहते हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए नव दंपत्तियों से ये कहा कि आप जब जाइए और जल्दी से जल्दी आप संतान उत्पन्न करने में समय अपना लगाइए, और जिससे कि जब 2026 के बाद जनगणना हो और डिलिमिटेशन कमीशन स्थापित हो तो हमको अपनी सीटें ना गंवानी पड़े। तो ये क्या हो रहा है, अगर हम देखें कुछ समय से उत्तर और दक्षिणी राज्यों के बीच में एक द्वंद्व छिड़ा है। उत्तरी राज्य कहते हैं डिलिमिटेशन कराया जाए और दक्षिणी राज्य कहते हैं डिलिमिटेशन ना कराया जाए। तो डिलिमिटेशन है क्या? डिलिमिटेशन से अभिप्राय है सीटों की सीमाओं का निर्धारण करना। इसको हिंदी में परिसीमन कहते हैं। और डिलिमिटेशन कराने के लिए एक परिसीमन आयोग बैठता है जो एक जनगणना को आधार मानता है और उस जनगणना के आधार पर लोकसभा विधानसभा की सीटों का बंटवारा करता है। तो हुआ क्या कि अगर इतिहास में जाया जाए तो सन 1951 में पहली बार भारत में चुनाव कराए गए। इन चुनावों में एक डिलिमिटेशन आयोग बना जिसने 1951 की जनगणना को अपना आधार माना और उस जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया। उसके बाद सन 1961 में दोबारा जनगणना होती है, आजाद भारत की दूसरी जनगणना होती है। उस जनगणना को आधार मान के एक फिर से डिलिमिटेशन आयोग बैठता है और वो फिर सीटों का निर्धारण करता है। उसके बाद तीसरी बार सन 1971 में फिर से एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है और वो 1971 की जनगणना को आधार मानता है। लेकिन 1971 में ही इंदिरा गांधी सरकार ने परिवार नियोजन का कार्यक्रम चालू कर दिया था। इस परिवार नियोजन का उद्देश्य था कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जाना। उत्तरी राज्यों में जो कि काफी पुत्र मोह सोसाइटी है वहां पर इसको एक नकारात्मक ढंग से लिया गया, लेकिन जो दक्षिणी राज्य थे उन्होंने इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम को काफी सकारात्मक ढंग से लिया और उन्होंने परिवार नियोजन के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रम चलाए जिससे उनकी जनसंख्या काफी हद तक कंट्रोल में आ गई। और उनकी जनसंख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से हम देखते हैं कि उत्तरी राज्यों की जनसंख्या बढ़ी। तो अब दक्षिणी राज्यों ने कहा कि जब 1981 की जनगणना होगी तब तो हमारी जनसंख्या उतनी बढ़ी नहीं है, लेकिन उत्तर के राज्यों ने अपनी काफी जनसंख्या बढ़ा ली, तो हमारा क्या होगा? उनके अंदर एक संशय की स्थिति बनी हुई थी। तो इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में संशोधन किया और उस संविधान में संशोधन करने के बाद उन्होंने इस जनगणना को इस डिलिमिटेशन कमीशन को आगे सन 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया। जब ये सन 2000 तक के लिए फ्रीज हो गया तो उसके बाद सन 1992 की जनगणना को इसका आधार माना गया और सन 2000 में डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाने की मांग की गई। फिर भी उत्तर के राज्यों और दक्षिण के राज्यों में ये फिर से विवाद छिड़ गया कि हमारी जनसंख्या कम है, हमको सीटों को घाटा होगा, तो हम डिलिमिटेशन कमीशन नहीं चाहते हैं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, मिली जुली सरकार थी, तो इसके कारण वो भी काफी हद तक रिलक्टेंट थे कि डिलिमिटेशन कमीशन ना लाया जाए। तो उन्होंने 84वां संविधान संशोधन किया और सन 2002 में एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठा और उसने सिर्फ SC और ST सीटों का परिसीमन किया और उसके बाद संविधान संशोधन करके डिलिमिटेशन को सन 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। यानी कि जब भविष्य में अब आगे डिलिमिटेशन होगा तो वो 2026 की जनगणना के बाद जो भी जनगणना हुई होगी उसको आधार मान के ही
किया जाएगा। तो अब भी ये संशय बरकरार है कि उत्तर के राज्यों की जनसंख्या काफी हद तक अभी भी बढ़ी है और दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या उतनी अधिक तक नहीं बढ़ी है। और अगर सीटें बढ़ती हैं तो उत्तर के राज्यों को काफी सीटें मिल जाएंगी और दक्षिण के राज्यों को काफी सीटों का नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर सीटें बढ़ाई जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में 80 सीटें हैं और जब वो बढ़ेंगी तो वो कहीं 91 या 92 तक जाके रुकेंगी। वहीं अगर तमिलनाडु में देखा जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और अगर वो बढ़ेंगी तो करीब 35 या 36 या 37 तक जा सकती हैं। साथ ही साथ केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में तो शायद सीटें कम होने की भी संभावना है या 2-4 सीटें शायद बढ़ें। तो अभी भी ये राज्य डिलिमिटेशन कमीशन नहीं चाहते हैं, मगर सन 1971 में जो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा सीटें फ्रीज की गई थी, अगर वही हम अभी तक चालू रखेंगे और इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो आगे क्या होगा। हमारा संविधान भी कहता है कि लोकसभा, विधानसभा की सीटों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि हर एक क्षेत्र की बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। मगर अगर अभी हम देखें तो उत्तर भारत में एक सांसद करीब 20 लाख लोगों पर या 30 लाख लोगों पर आता है, वहीं दक्षिण भारत में एक सांसद करीब 5 लाख या 7 लाख लोगों पर ही आ जाता है। तो ये काफी हद तक उत्तर भारत के लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन का एक अभाव है। वो अपने नेता से नहीं उनको अपने नेता की एक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो देखा जाए तो उत्तर भारत के लोगों की प्लाइट भी सही है और दक्षिण भारत के लोगों की प्लाइट भी सही है, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो 1-2 सुझाव हैं, जैसे सीटों को 545 ही रखा जाए और डिलिमिटेशन कर दिया जाए, लेकिन इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें जो वर्तमान में है उससे भी काफी हद तक घट जाएंगी। दूसरा है कि डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाया जाए, 2026 के बाद की जो जनगणना हो उसके आधार पर डिलिमिटेशन कराया जाए, लेकिन वहां भी घाटा है। दक्षिण भारत का और उत्तर भारत की सीटों की जो बढ़ोतरी है उसके अनुपात में असमानताएं आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में या कोई बिल पास कराना है उसमें दक्षिण भारतीय लोगों की आवाज की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। वहीं दक्षिण भारतीय लोगों का कहना है कि हम भारत की जीडीपी में 35% कंट्रीब्यूट करते हैं और आप हमारे ही साथ अन्याय कर रहे हैं। हमने परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सकारात्मक दृष्टि से लिया, अब आप हमारे ऊपर ही उस परिवार नियोजन का चाबुक चला रहे हैं कि तुमने अच्छा काम क्यों कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी वहां भी है। साथ ही साथ कई सारे फेडरल इश्यूज भी आ जाएंगे, जैसे कि एक दक्षिण का राज्य है, उसके कम सांसद होने की वजह से और दक्षिण के प्रोमिनेंट इश्यूज को रेज नहीं किया जा पाएगा, दक्षिण राज्य के बिलों को पास नहीं कराया जा पाएगा इतनी आसानी से। तो काफी फेडरल इश्यूज भी यहाँ पर आ जाएंगे। साथ ही साथ एक दक्षिण भारतीय लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की भी संभावना बनी रहेगी। एक पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन तो साफ साफ दिखाई भी देता है। तो वर्ल्ड प्रैक्टिसेस क्या है डिलिमिटेशन की। तो हम डेमोक्रेसी इंडिया के अलावा 2 बड़ी और डेमोक्रेसीज को हम एक अच्छी डेमोक्रेसी मानते हैं, जैसे कि अमेरिका की डेमोक्रेसी हो गई और ब्रिटेन की डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेटिक सिस्टम तो हमने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया था। तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सन 1921 से कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं लाया गया है। वहां पे जो कांग्रेस है उसकी जितनी सीटें 1921 में थी उन्हीं पे एक कैप लगा दिया गया है और उनको अब वो नहीं बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सीटों में काफी हर्षे से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दक्षिण के राज्य चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे, वैसे भी समानुपातिक रूप से उनको कम रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो
कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो आधा कंक्लूजन या पूरा कंक्लूजन मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक डिलिमिटेशन कमीशन से दक्षिण के राज्यों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। लेकिन हम इंडिविजुअली अगर देखें तो यदि डिलिमिटेशन कमीशन नहीं लाया जाता है तो इंडिविजुअल रूप से उत्तर भारत के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि एक व्यक्ति अपने सांसद के, अपने विधायक के पास एक्सेसिबिलिटी का अभाव रखता है। वो अपने विधायक से नहीं मिल सकता, वो अपने सांसद से नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं हद तक डिलिमिटेशन कमीशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।